JWST की इन क्लियर इमेजेस को देखिए, एक बार चंद्रयान को देखिए और फिर देखिए कि लाइट कितना तेज ट्रैवल करती है। क्या आपके मन में इतनी सी भी क्यूरियोसिटी नहीं उठती कि कब हमारा टाइम आएगा? इज स्पेस ट्रैवल इज पॉसिबल इन आवर लाइफलाइन? इस सवाल से कि हम जीते जी स्पेस ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, इससे 3 लॉजिकल सवाल खड़े होते हैं। हमें जाना कहाँ है और हमें वहां पर जाकर करना क्या है और हम कितने फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। आइए इन सभी के बारे में एक एक कर जानते हैं। ह्यूमंस ने हजारों लाखों स्पेस मिशंस किए हुए हैं, लेकिन अगर हमें खुद को आगे बढ़ाना है तो हिस्ट्री में जाना होगा। 28 जुलाई 1969 जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन नाम के 2 एस्ट्रोनॉट पहली बार मून के सरफेस पर अपना कदम रखते हैं। इस इतनी बड़ी चीज को अचीव किया था नासा यानी कि अमेरिका ने, जब उसके पास हमारे मोबाइल फोन से भी एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी थी। और अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, इतना ज्यादा एडवांस कि हमने गन्स बनाई जिनके अंदर से बुलेट 2700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी स्पेस मिशंस किए जिनकी स्पीड इनसे भी ज्यादा होती है। ये है पार्कर प्रोब, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये सूरज के करीब जाता जा रहा है। सूरज के सबसे करीब जाने का रिकॉर्ड पार्कर प्रोब ने हासिल किया है और इसकी स्पीड है 3,90,000 किलोमीटर की। मतलब इमेजिन कर देखिए, हमने ऐसी चीजें बना रखी हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि पार्कर प्रोब की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो हमारी पूरी धरती का चक्कर सिर्फ 3 मिनट में लगा सकता है। लेकिन आखिर इसने इतनी स्पीड को गेन कैसे किया? इसका आंसर है ग्रेविटी। ग्रेविटी कोई फ्यूल तो नहीं है, लेकिन स्पेस में मौजूद एक ऐसा फोर्स है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। ग्रेविटी वही है जो हमें धरती के साथ बांधे रखती है और स्पेस में हमें हमारे स्पेस ट्रैवल का सपना पूरा करने में बहुत मदद करती है। उसी तरह से पार्कर प्रोब ने भी अपनी स्पीड को बढ़ाया है, यानी कि अगर हम किसी भी स्पेस मिशन को करें जिसमें ह्यूमंस भी हो तो हम उसकी स्पीड को टाइम टू टाइम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, पार्कर प्रोब सबसे पहले वीनस के ऑर्बिट में एंटर करता है और वीनस की ग्रेविटी की वजह से वो वीनस की तरफ पुल होता है। उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से वो एक स्लिंग शॉट की तरह थ्रो होता है और उसे अपनी स्पीड में काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। मान लेते हैं कि हम इसी स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करने वाले हैं और हमें जाना है प्रोक्सिमा सेंचुरी पर। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, जो कि हमारी धरती से करीब 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेज लाइट ट्रेवल करती है। लाइट से तेज कुछ भी ट्रेवल नहीं करता और लाइट जिस डिस्टेंस को 1 साल में ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट ईयर भी डिस्टेंस मेजरिंग का ही एक मेथड है, लेकिन 4 लाइट ईयर इतनी बड़ी दूरी है कि अगर पार्कर प्रोब की भी स्पीड से हम चले तो हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में करीब 6549 ईयर्स लग जाएंगे और 6000 साल तक एक स्पेसशिप में सरवाइव करना मामूली बात नहीं है। हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, जितना रोमांचक आपको स्पेस वीडियो में लगता है उतना ज्यादा रोमांचक है नहीं, क्योंकि आपको कई हजार सालों तक तो एम्प्टी स्पेस से ही गुजरना पड़ेगा। हाँ, भले ही स्पेस में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, लेकिन इन दोनों स्टार्स के बीच में जो भी गैप होता है वो इंटरस्टेलर स्पेस बिल्कुल एम्प्टी होता है। तो हो सकता है कि आपका सपनों का ये सफर उतना ज्यादा रोमांचक ना हो, फिर भी हमें 6000 सालों तक सरवाइव करने के लिए एक स्पेस शिप नहीं बल्कि एक स्पेस सिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एस्ट्रोनॉट को अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, जनरेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब उनके बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें ऑलमोस्ट एक एस्ट्रोनॉट वाली ट्रेनिंग देनी होगी और लगभग 6000 सालों तक ऐसा ही करते करते जाकर हम फाइनली प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचेंगे। तो आइए अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ जाकर हम करेंगे क्या, हम लैंड कहाँ पर होंगे। अब देखिए, नासा ने अब तक करीब 5000 एक्सोप्लैनेट्स को खोजा है। एक्सोप्लैनेट्स वो होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स होते हैं
अब हमारी धरती का डिस्टेंस सूरज से इतना है कि यहाँ पर लिक्विड वाटर रह सकता है, और जहाँ पर लिक्विड वाटर है वहां पर जीवन हो सकता है। 5000 में से 59 ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जो कि हैबिटेबल है, जहाँ पर लिक्विड वाटर भी मिल सकता है, और वो धरती के जैसे ही एक ऐसे गोल्डीलॉक जोन में है अपनी स्टार से, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए फ्यूचर डेस्टिनेशन भी बन सकते हैं, और हो सकता है वहां पर पहले से ही एलियंस मौजूद हो। लेकिन हमसे सबसे पास का हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट 12 लाइट ईयर दूर है, यानी कि हम सबसे तेज यानी कि पार्कर प्रोब की भी स्पीड से चलें तो हमें करीब 20,000 साल लग जाएंगे। अगर हमें हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक लंबी जर्नी पर जाना है तो हमें कब निकलना चाहिए? इस कंफ्यूजन को कहते हैं वॉल्क वेट डिप्लोमा। अब इस चीज को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको एक जगह पर जाना है और आप बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे हैं और बस आने में बहुत टाइम ले रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब ऐसे में 2 डिसीजन निकल कर आते हैं, या तो आपको बस का वेट करना चाहिए या तो पैदल ही निकल जाना चाहिए। अब अगर आप पैदल निकल गए तो बाद में भी अगर बस आएगी तो आप बस से तेज तो चल नहीं पाओगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा टाइम और वेट कर बस का इंतजार करें। उसी तरह से अगर हमारे पास आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकें, तो ये तो हो सकता है ना कि हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के लिए अपने लाइफ टाइम में एक स्टेप आगे बढ़ाएं। यही कहना है इलॉन मस्क का। ये भी कहते हैं कि हम अपनी लाइफ टाइम में इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक स्टेप तो ले सकते हैं ना। इसका सबसे पहला स्टेप ये होने वाला है कि हम न्यूक्लियर अटैक्स करें मार्स पर। यस, यू हर्ड वेरी राइट। लेकिन आखिर इलॉन मस्क हमारे रेड हाउस पर बम क्यों गिरवाना चाहते हैं? अब देखिए, हम मार्स पर न्यूक्लियर अटैक्स कर सकते हैं ताकि वहाँ का टेम्परेचर बढ़े और हम उसे आर्टिफिशियली हैबिटेबल बना सके, और फिर हम सारे स्पेस मिशन वहीं से कर सकते हैं। उसके बगल में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहाँ पर कई सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि मेटेलिक एस्ट्रॉइड हैं, और वहाँ पर कई सारे एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स हैं जिसे हम ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मार्स पर ला सकते हैं। वहाँ पर अपने रॉकेट्स को बिल्ड कर वहीं से स्पेस मिशन कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये हमारे लिए यूजफुल क्यों होगा? देखिए, शायद आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को धरती से लेकर मार्स तक ट्रैवल करना है तो उसे धरती के सरफेस से लेकर धरती के ऑर्बिट में पहुंचने तक उतना फ्यूल लगता है जितना उसे धरती के ऑर्बिट से लेकर मार्स तक पहुंचने में लगता है। यानी जितना फ्यूल हम 219 मिलियन किलोमीटर्स में ट्रैवल करने के लिए खर्च करते हैं, उतना ही फ्यूल हम लगभग केवल 400 किलोमीटर में ही खर्च कर देते हैं। और अगर यही चीज हमें बार बार ना करनी पड़े तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है हम फ्यूचर में एक ऐसे प्लेनेट से अपने रॉकेट्स को लॉन्च करें जिनकी ग्रेविटी धरती से काफी कमजोर हो, जिसकी वजह से हमें अपनी फ्यूल एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। क्या हमें आज ही निकलना चाहिए या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर निकलना चाहिए ताकि हम और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से ट्रैवल कर सकें? और अगर आप एलियन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।